वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जो कि आपके सिविक्स का पोर्शन है। नागरिक शास्त्र का चैप्टर है यहाँ पे, और चैप्टर का नाम है राज्य की शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। इस चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं कि राज्य में शासन व्यवस्था किस तरीके से चलती है उसके बारे में। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर कंट्री फंक्शन एट 3 लेवल्स: लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। यानी कि हम सबको पता है कि हमने सब ने पढ़ लिया है कि हमारा देश का जो शासन है ना, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, वो 3 स्तरों के ऊपर होती है: लोकल लेवल यानी कि स्थानिक कक्षा, स्टेट लेवल यानी कि राज्य कक्षा, और सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्र कक्षा। इन द प्रीवियस ईयर वी हैव लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. In this chapter, we shall learn about how the administration function at the state level in a democracy. यानी कि लास्ट क्लास में यानी कि 6th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में लर्न किया था, और इस चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं यहाँ की राज्य शासन व्यवस्था के बारे में, और एक लोकशाही देश में किस तरीके की राज्य सरकार काम करती है और उनकी शासन व्यवस्था किस तरीके की होती है उसके बारे में लर्न करेंगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के काम कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द रोल्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी यहाँ पे विधानसभा के सभ्यों और यहाँ पे जो सारे मेंबर्स होते हैं ना, उन मिनिस्टर्स होते हैं, उनका उनका क्या 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 काम होता है, उनका रोल क्या होता है। हाउ डू पीपल पुट फॉरवर्ड द क्वेश्चन एंड आइडियाज टू द गवर्नमेंट। अभी लोग अपने क्वेश्चंस और अपने आइडियाज गवर्नमेंट तक किस तरीके से पहुंचाते हैं। हाउ डू दे आस्क द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स, वो अपनी डिमांड की फुलफिलमेंट के बारे में किस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस क्वेश्चंस वी विल टेक द एग्जांपल फॉर द मेडिकल फील्ड। अभी इस तरीके का क्वेश्चंस हमें समझने के लिए हम एक मेडिकल फील्ड का एग्जांपल अभी लर्न करने वाले हैं। अभी यहाँ पे आपकी नोटबुक में पेज नंबर 45 पे आपको इस तरीके का बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें 4 बॉक्स है, उसमें नंबर भी दिए गए, और तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, लाइक कुछ बच्चे हैं आपके जैसे छोटे छोटे, तो वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो उसमें पहला जो है ना वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ ऑन टीवी 10 पीपल हैव डाइड इन द सूरत ड्यू टू कॉलेरा। अभी यहाँ पे न्यूज़ ऐसी है, ये लोग यहाँ पे कन्वर्सेशन है दो फ्रेंड्स की, कि भाई न्यूज़ में तो ऐसा आ रहा था कि सूरत में कोलेरा की वजह से 10 लोग मर गए। तो यहाँ पे ये वाला पर्सन जो है ना, मिस्टर एक्स, इसको हम अभी नाम देते थे मिस्टर एक्स, एंड दिस वन इज मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स ऐसा बोलते हैं, कैन पीपल रियली डाई ड्यू टू एन एपिडेमिक, यानी कि क्या ये ऐसा रोग फैलाने से, इस तरीके का रोग से क्या लोग सच में मर ही जाते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर वाई जो है वो बोलते हैं, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता। द ओनली थिंग्स दैट आई केयर अबाउट इज दैट आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दिस। मैं तो ये बस यही सोचता हूँ कि कहीं मुझे ये वाला डिसीज ना हो जाए, मुझे कॉलेरा ना हो जाए। अभी हम भी टीवी में कुछ न्यूज़ देखते हैं तो हम भी उसके बारे में सेल्फ डिपेंडेंट होने के बारे में सोचते हैं। भी न्यूज़ के बारे में नहीं सोचते, लेकिन हम अवेयर हो जाते हैं कि भाई इतने लोगों को इतनी डिसीज़ फैला है, तो हमें किस तरीके की केयर करनी है उसके बारे में। अभी नीचे है यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें यहाँ पे मिस्टर एक्स फिर से आ गए, लाइक नहीं मिस्टर एक्स नहीं, यहाँ पे अनदर पर्सन है, वो बोल रहे हैं आई कैन हियर अ प्रोसेसन आउटसाइड। यानी कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि बाहर कुछ कुछ रैली या फिर किस तरीके की आवाज़ यहाँ पे बहुत सारे लोगों की आ रही है। अभी नीचे यहाँ पे थर्ड वाला पिक्चर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं और उसका एक हेड है जो माइक में कुछ अनाउंसमेंट करता है। क्या अनाउंसमेंट करते हैं वो, वी डिमांड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द एपिडेमिक, दे शुड पे अटेंशन टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड टेक स्टेप स्टॉप द एपिडेमिक फ्रॉम स्प्रेडिंग। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो एक तुरंत ही एक्शन ले, तुरंत ही कुछ नया काम शुरू करे। ये जो रोग है ना वो फैला ही जा रहा है, इसलिए जो साफ़ सफाई का काम है, लोगों की हेल्थ को लेके इसको साफ़ सफाई का काम करे, और साथ ही साथ ये जो रोग फैल रहा है ना उसको अटकाने में जल्द से जल्द तुरंत कार्यवाही करे। ओके, तो यहाँ पे जो सीन नंबर 4 है ना, तो वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा, मे बी इट्स बिकॉज पीपल आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट कॉलेरा एपिडेमिक। यानी कि वो ऐसा बोल रहे कि शायद ये लोग कॉलेरा के बारे में बात करें कि कॉलेरा जो फैल रहा है इसके अगेंस्ट जो कुछ
प्रिकॉशन चाहिए ना, उसके अगेंस्ट जो कुछ हमें तकेदारी रखनी होती है, गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ वाला जो बॉक्स है उसमें ये जो मिस्टर एक्स है फिर से ये आ गए और ये है मिस्टर वाई। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स बोल रहे आई थिंक द पीपल हु आर एड्रेसिंग द प्रोसेशन आर लीडर्स, यानी कि यहाँ पे जो लोग अभी जो टीवी पे भाषण दे रहे हैं ना, कुछ एडवाइस या तो फिर कुछ एक्शन ले रहे हैं ना, वो कोई ना कोई नेता है। वो ऐसा अज्यूम करे कि वो किसी पार्टी के नेता है। तो यहाँ पे मिस्टर वाई रिप्लाई करते हैं येस दे आर लीडर्स, आई हैव सीन देम ऑन टीवी, यानी कि यस वो नेता है और मैंने उसको टीवी पे भी देखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से समझ में आया कि किसी तरीके से लोगों कुछ पब्लिक होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जो कुछ पब्लिक होती है वो लोग पब्लिक प्लेस में जाते हैं और यहाँ पे माइक में फिर सारे लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, आप भी अपने घरों में साफ़ सफाई रखो और गवर्नमेंट को भी आप बोलो कि सारी जगह पे आए, कहीं पे दवा लगानी है, दवा का छिड़काव जो करते हैं ना, जिससे सारे रोड खुले रोड होते हैं वहाँ पे जो जम्स होते हैं वो मर जाए और वो स्प्रेड ना हो, क्योंकि कॉलेरा जैसा रोग होता है वो गंदी चीज़ों से होता है, लाइक पानी, किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ होता है उससे और जो गंदगी से होता है, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट सारे एक्शंस ले। तो इस तरीके से जनता की आवाज़ होती है ना, वो गवर्नमेंट तक पहुंचती है। अभी यहाँ पे थिंक में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। पहला है थिंक ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, पिक्चर के हिसाब से आपको थिंक करना है, तो वो हमने लर्न कर लिया। वाई वॉज द प्रॉब्लम ऑफ सो सीरियस इन सूरत, अभी सूरत में ये जो कॉलेरा की प्रॉब्लम है ना वो इतनी सीरियस क्यों है। तो भी न्यूज़ में ऐसा आया था कि कॉलेरा से 10 मरीजों की मौत हुई है। अभी तो वो डिसीज़ नया है, आया है, आते ही 10 लोग मर गए। उनका इलाज होना चाहिए, उनकी रिकवरी आनी चाहिए, उनको मरना नहीं चाहिए था, लेकिन ये डिसीज़ इतना स्ट्रांग निकला कि उनका इलाज नहीं हो पाया और वो मर गए, इसलिए ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। थर्ड वाला है व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन सच केस ऑफ मेंशन अबव, व्हाट आर योर व्यूज, यानी कि किस तरीके का काम है ना जो वहीवटी तंत्रों के द्वारा किस तरीके के एक्शन लेना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ये जो कॉलेरा है ना उसको अटकाने के लिए कुछ इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो भाई पहले 10-12 दिनों तक हम पूरा प्लानिंग करेंगे, फिर इसको इम्प्लीमेशन के लिए डाल देंगे, लोग इसका अमल करेंगे, फिर 10-12 दिन वेट करेंगे, फिर चेकिंग करेंगे कि अमल हुआ कि नहीं हुआ, तब तो 1 मंथ हो जाएगा। 1 मंथ में तो ऐसे बहुत सारे मरीज आ जाएंगे कॉलेरा के। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। जो म्यूनसिपालिटी होती है ना उसके थ्रू आउट काम करवाना चाहिए कि जो सड़कें होती है वहाँ पे कहीं पे भी गंदा पानी जो स्टोर हुआ होता है उसका निकाल करना चाहिए। साथ ही साथ जो खुले रोड होते हैं वहाँ पे जो डीडीटी होती है और कुछ अदर दवा भी होती है उसका छिड़काव करना चाहिए। लोगों को बॉयल वाटर पीने का सजेशन देना चाहिए। टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे लोग घर पे अपना किस तरीके से ख्याल रखते हैं अपने खाने पीने में, वो किस तरीके का अपना ध्यान रख सकते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। इफ सच अ सिचुएशन अराइज इन योर लोकेलिटी whom will you approach to present the case before the government, यानी कि आपके विस्तार में कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप गवर्नमेंट को किस तरीके से रजुआत करोगे, गवर्नमेंट को किस तरीके से बताओगे। तो पहले तो हमें हमारे एरिया में जो कोई पॉलिटिकल पर्सन रहता है ना, लाइक धारासभ्य जिसको बोलते हैं, उसको हमें सबसे पहले एमएलए, इट्स कॉल्ड एमएलए, तो उसको हमें बोलना चाहिए। तो वो हमारे यहाँ पे एक्शंस ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई सोसाइटी के हेड होते हैं, फिर कोई छोटा सा गांव होता है तो वहाँ के हेड होते हैं, सरपंच जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम ये बात शेयर कर सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप इमीडिएट एक्शन लो ऐसा। अभी नीचे का पैराग्राफ देखेंगे। यू हैव रीड अबाउट इंसिडेंट ऑफ द कॉलेरा एपिडेमिक, यानी कि आपने अभी ऊपर जो लास्ट पेज पे पेज नंबर 45 पे हमने देखा कॉलेरा के बारे में, तो वो डिसीज के बारे में हमने देखा। यू माइट हैव ऑब्जर्व लीडर्स ऑफ योर एरिया प्रेजेंटिंग हेल्थ इश्यूज एंड लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अदर ऑफिशियल, यानी कि आपने कभी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम हुई होगी तो इस तरीके के जो अधिकारी होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, साथ ही साथ दूसरे जो अधिकारी होते हैं जो काम करते हैं, उसको आपने देखा होगा। बट यू हैव सीन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर एरिया, क्या आपने अपने एरिया के एमएलए यानी कि जो धारासभ्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पे उनका शॉर्ट फॉर्म होता है एमएलए, तो क्या आपने कभी उनको देखा है। हैव यू हियर्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या आपने कभी विधानसभा के बारे में पढ़ा है या तो फिर सुना है।
द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नोन एज एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना उसको एमएलए बोला जाता है, या तो फिर विधानसभा के जो धारासभ्य होते हैं ना उसको धारासभ्य भी बोला जाता है। एमएलए आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय बी पीपल। अभी एमएलए किस तरीके से चुना जाता है कि लोग उनको चोट देते हैं, जो सीधा चुनाव होता है ना, इस तरीके से एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूंसी दे बिकम द एमएलएस एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोग उसको वोट देते हैं तो वो एमएलए बनते हैं और वहाँ पे उनकी सरकार आती है। दस वी कैन कंक्लूड द एमएलए आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अभी हम एमएलए को क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कि लोगों ने उसको प्रेजेंट किया है, लोगों ने उसको चुना है, कि भाई लोग चाहते थे कि हमारे एरिया का एमएलए ये पर्सन बने, इसलिए हम उनको इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान। अभी नीचे एक एक्टिविटी दी है, फाइंड अबाउट द एमएलए ऑफ योर एरियाज, फाइंड आउट हिज और हर कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर एरिया एंड राइट लेटर टू एमएलए इन्फॉर्मिंग हिम और हर अबाउट इट। यानी कि आपके एरिया के जो एमएलए है ना उसके बारे में आपको कुछ उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स लेने हैं, साथ ही साथ उनका परिचय लेना है, उसका एड्रेस क्या है वो आपको जानना है, और आपके एरिया में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसको फाइंड आउट करके एमएलए को एक लेटर लिखना है। ये एक्टिविटी बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो देन एज योर विश आप कर सकते हो। ओके, ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी सारे इंडिया के राज्य जो है ना, भारत के राज्य, उसमें एक विधानसभा होती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कंस्टिट्यूंसीज, यानी कि सारे जो होते हैं ना विस्तार राज्य के, उसको अलग अलग मध्य विभाग में उसको बांटा जाता है। फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी सारे जो मत विस्तार होते हैं ना वहाँ से किसी एक एमएलए चुना जाता है। अभी यहाँ पे हमारा सूरत ही ले लो तो उसमें बहुत छोटे छोटे विस्तार है, कितने सारे छोटे छोटे विस्तार है, तो सारे विस्तार का एक एमएलए होता है। एक विस्तार होता है तो वहाँ पे एक एमएलए होता है। द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अभी यहाँ पे जो गुजरात की विधानसभा की बैठक होती है ना, जो सीट्स होती है ना वो सभी जगहों पे अलग अलग होती है, उसकी सारे राज्यों की अलग अलग होती है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से। इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। कैंडिडेट्स कैन आइदर रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी और स्टैंड फ्रॉम इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अभी ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ना वो पर्टिकुलर पार्टी से इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, और साथ ही साथ अपना खुद का एक अपक्ष होता है ना, कि कोई पार्टी नहीं, बस उनकी खुद की एक पार्टी होती है, तो इस तरीके से इंडिपेंडेंटली वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। दस एमएलए कैन बिलोंग टू डिफर पार्टीज। इस तरीके से एमएलए जो होते हैं ना वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, सबकी एक पार्टी नहीं होती है, सबकी अलग अलग पार्टीज होती है। एक विस्तार होता है तो वहाँ पे सपोज 3 पार्टी होती है, बीजेपी है, कांग्रेस है, अदर पार्टीज है, तो सबका एक एक एमएलए होता है। और अगर कोई पर्सन खुद की पार्टी बनाना चाहे, खुद का कोई करना चाहे कि भाई मेरी खुद की पार्टी हो और मैं किसी और की जगह पे नहीं, लेकिन मैं खुद यहाँ पे खड़ा होना चाहते, तो वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी राइट है, वो भी उसके पास अधिकार है, तो वो खड़ा रह सकता है। The Legislative Assembly of Gujarat has 182 seats and situated in गांधीनगर which is the capital। अभी विधानसभा है ना हमारी गुजरात की, तो वहाँ पे टोटल कितनी बैठक होती है, कितनी सीट होती है, 182 सीट्स, और वो कहाँ पे आया है, गांधीनगर। गांधीनगर जो कि हमारा कैपिटल है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विठल भाई पटेल विधानसभा गृह। अभी यहाँ पे ये जो हमारी विधानसभा है ना उसका नाम क्या है, विठल भाई पटेल विधानसभा गृह। तो नीचे आपको उसकी फोटो भी दी गई है। यहाँ पे पिक्चर नंबर 9.1 में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात, गुजरात की विधानसभा की फोटो जो कि गांधीनगर में आई है, और उसका नाम है विठल भाई पटेल विधानसभा गृह। तो यहाँ पे वो नाम भी लिखा हुआ है। आप अगर अपनी बुक में देखो तो आपको थोड़ा सा ब्लर सा दिखाई देगा। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। Let us learn about how a minister or a chief minister is selected from among the MLAs। अभी यहाँ पे जो कुछ मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो विधानसभ्य है वो कैसे बनते हैं, और साथ ही साथ एमएलए से मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। द पार्टी विच इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ और एमएलएस और ग्रेन अ मेजोरिटी विद द सपोर्ट ऑफ
other parties and or independent candidates from the government, the governor appoints the leader of the majority party as the chief minister. He or she invited to from the council of minister. The party that forms its government is known as the ruling party, while other party forms as oppositions. अभी हमने बहुत सारी बार पॉलिटिक्स के न्यूज़ और वो सब आपने देखा होगा, तो यहाँ पे एक काम करने वाली जो कार्यरत पार्टी होती है ना, शासक पक्ष, वो होती है, अदरवाइज इसको सत्ताधारी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ जो होता है ना, उनका विरोध पक्ष होता है, ओपोजिशन पार्टी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन किस तरीके से होता है कि जो कोई भी राज्य पक्ष की जो विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट जिसको जाता है ना, बहुमति जिसको जाती है, उसको वहाँ की पार्टी बनाते हैं, उसको वहाँ का एमएलए बनाते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ पे अनदर ओपोजिशन पार्टी के लोगों का भी वोट होता है, साथ ही साथ जो अपक्ष होता है ना, उसका भी वोट जिसको मिलता है सबसे ज़्यादा, तो उसको वहाँ का एमएलए बना जाता है। और साथ ही साथ उसके जो नेता होते हैं ना, उसको मुख्यमंत्री, उसको चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अदरवाइज चीफ मिनिस्टर, इस तरीके से उसको अपॉइंट करते हैं। अभी यहाँ पे नीचे एक एक्टिविटी दी है जिसमें पहला है डिस्कस द वर्ड इन द क्लास मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी, ओपोजिशन पार्टी एंड कंस्टिट्यूंसी। पहला है मेजोरिटी, यानी कि जो बहुमति होती है वो, तो कितनी कुल सीट्स होती है हमारे यहाँ पे 182। 180 के हाफ कितने होते हैं, 91। तो अगर किसी कैंडिडेट को जितना होता है ना, विन होना होता है ना, तो उसको टोटल कितने वोट चाहिए, कम से कम 92 चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको जितने मिले उतने, लेकिन कम से कम कितने वोट चाहिए उसको, 92 वोट चाहिए, तो वो यहाँ का एमएलए बन सकता है। अभी है रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी किसको बोलते हैं कि जो प्रेजेंट में कार्यरत होती है, वो जो वर्तमान समय में जो पार्टी यहाँ पे काम करती है ना, उसको हम बोलेंगे रूलिंग पार्टी। उसके बाद है ओपोजिशंस। ओपोजिशंस का मीनिंग होता है विरोध पक्ष। विरोध पक्ष यानी कि जो रूलिंग पार्टी होती है ना, उसको अपोज करती है, उसको हम बोलते हैं विरोध पक्ष। जैसे कि गुजरात विधानसभा में भारतीय जो बीजेपी का शासन होता है ना, तो कांग्रेस उसकी ओपोजिशन पार्टी बनती है। उसके बाद है कंस्टिट्यूंसी, यानी कि मत विभाग। तो मत विभाग जो होता है ना, वो लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। जहाँ पे हर 75,000 की पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ पे एक मत विभाग होता है। तो इस तरीके से सारे विधानसभा के लिए जो इलेक्शन होता है ना, एमएलएस के लिए, तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। और सारी जो बैठक होती है ना, उसके विस्तार को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। समटाइम्स रूलिंग पार्टी इज नॉट फॉर्म नॉट बाय एनी वन पार्टी अलोन बट विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट नोन। अभी यहाँ पे हमें ऐसा पूछा है कि कभी कभी कोई शासक पक्ष होता है ना, वो किसी एक पक्ष का नहीं होता, लेकिन दूसरे पक्षों के साथ ज्वाइंट हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है, उसके साथ जो संधि हम बोलते हैं ना, वो कर लेता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। ओके, आपने गठबंधन, जब कभी भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन आता है ना, तो वहाँ पे गठबंधन वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो वो उसको हम बोलते हैं गठबंधन सरकार। अभी यहाँ पे आपको थिंक में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए। पहला है व्हाट इज द नेम ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी। आपके यहाँ के मत विस्तार का नाम क्या है, आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे बाजू में ही लिख देना है। ओके। दूसरा है टू विच पार्टी डज द एमएलए ऑफ योर एरिया बिलोंग। आपके यहाँ पे आपके एरिया में जो एमएलए होता है वो जो काम करते हैं ना अभी, तो वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो फिर कौन से पक्ष के धारासभ्य है आपके एरिया में काम करते हैं, उसका नेम भी आपको बाजू में लिख देना है। तीसरा है प्रेजेंटली विच इज द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट। यहाँ पे अभी शासनकारी पार्टी हमारे यहाँ पे कौन सी है, तो आंसर आएगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद है हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने मेंबर्स की वोट की जरूरत पड़ती है, तो हमने आगे अभी देखा टोटल सीट्स होती है 182, उसके हाफ का 1 प्लस मिनिमम होना चाहिए, कि उसका हाफ कितना 91, 91 का 1 प्लस कितना 92, तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिनिमम 92 वोट्स उनके पास होने चाहिए, मैक्सिमम जितने हो इतने, लेकिन 92 वोट्स उनके पास होने चाहिए। मेंशन द वर्क डन बाय एमएलए ऑफ योर एरिया विद ग्रांट सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलती है, जो उनको अनुदान मिलता है, तो उससे वो हमारे एरिया में कौन से काम करते हैं, जो एमएलए होते हैं वो हमारे एरिया में कौन कौन से काम करते हैं, तो जैसे कि चाहे शौचालय बनाना, छोटे बच्चों के लिए पार्क्स बनाना, पानी पीने के स्टैंड्स बनाना, साथ ही साथ जो ट्री प्लांटिंग करना, रोड की साफ सफाई करना, रोड को अच्छे बनाना, इस तरीके का काम वो हमारे यहाँ पे छोटा छोटा काम सारा करती है।
अभी नीचे पैराग्राफ देखते हैं। आफ्टर इलेक्शन द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु विल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियर मिनिस्टर। अभी इलेक्शन के बाद जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं ना, वो अदर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उनको उनकी निमणूक करते हैं, यानी कि वो डिसाइड करते हैं कि भाई सीएम कौन बनेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, और वो क्या काम करते हैं यहाँ पे, वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है और बहुत सारे स्टेट के रिलेटेड कार्य करने होते हैं और सारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होती है, जो कि अपने अलग अलग मिनिस्टर के साथ मिलके करते हैं। ईच मिनिस्ट्री इज हाउस इन डिफरेंट ऑफिस premises. The legislative assembly is a place where all MLAs belonging to both the ruling party and opposition assembly for discussion. Many MLAs have dual responsibilities as an MLA and as an ministers. अभी यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होते हैं, साथ ही साथ जो अन्य सारे मंत्री होते हैं ना, वो सबके ऊपर अलग अलग टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सबके पास अलग अलग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है। तो उन सबकी जो सबका जो कार्यालय होता है ना, वो अलग अलग जगह पे होता है। और विधानसभा एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे सारे जो एमएलएज होते हैं, फिर वो रूलिंग पार्टी के हो कि ओपोजिशन पार्टी के हो, सारे जो एमएलएज होते हैं ना, वो सब किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और कोई कोई गवर्नमेंट में विधानसभा के सभ्य जो होते हैं ना, एमएलए, उनके पास दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक तो एमएलए की फर्ज भी निभाते हैं, साथ ही साथ मंत्री की फर्ज भी निभाते हैं। The other organ of the state government is the executive, which comprise of the governor, the chief minister and council of ministers. The administrative officials who work under the guidance and control of the minister are also a part of the executive body. The council of ministers are called government executive, while the administrative officials are known as the administrative executives. अभी यहाँ पे लेजिस्लेटिव के साथ साथ राज्य सरकार का जो दूसरा अंग होता है ना, द ऑर्गन, सेकंड ऑर्गन उनका होता है कारोबारी तंत्र। तो उनके हेड कौन होते हैं? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल कारोबारी तंत्र के हेड होते हैं। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके हेड होते हैं। और अभी यहाँ पे जो सारे काम होते हैं ना, वो मंत्रियों जो निर्णय लेते हैं, मंत्रियों के नियंत्रण और उनके मार्गदर्शन के नीचे सारा पूरा वहीवटी अधिकारियों का समावेश होता है और सारा पूरा कारोबारी का काम होता है। तो मंत्रिमंडल को राजकीय कारोबारी बोलते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि मंत्रिमंडल की जो कारोबारी तंत्री होते हैं ना, उसको बोलते हैं राजकीय कारोबारी। वेल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आर नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। और वहीवटी अधिकारियों की जो कारोबारी होती है ना, उनको वहीवटी कारोबारी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। अभी हम लर्न करेंगे गवर्नर के बारे में। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ गवर्नर। भारत के हर एक राज्य में राज्यपाल होते हैं। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years। और वो उसकी निमणूक कौन करता है, उसको कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनते हैं। और उनको हर 5 साल में एक बार चुना जाता है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, तो 5 साल तक काम करती है। गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहाँ का गवर्नर भी चेंज हो जाता है। आफ्टर कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को चुनने के बाद जो राज्यपाल होते हैं ना, उनकी निमणूक की जाती है। The governor is constitutional head of the states and the entire administration is carried out in his or her name. गवर्नर किस बंधारणीय हिसाब से गवर्नर क्या होते हैं? स्टेट के हेड होते हैं और पूरा जो कामकाज होता है ना, वो उनके नाम से होता है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से होता है। द गवर्नर इंश्योर्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी वो क्या करते हैं? वो ये इंश्योर करते हैं कि स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वो बंधारण के हिसाब से हो, क्योंकि हमारी पूरी सरकार जो है ना, वो बंधारण के हिसाब से चलती है, इसलिए। द फंक्शन ऑफ द गवर्नर्स आर। अभी गवर्नर के काम कौन कौन से होते हैं ना, वो हम देखेंगे पेज नंबर 48 पे। अभी ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं। पहला है इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अभी उनको जो जिसको ज़्यादा बहुमति मिलती है ना, वो वाली पार्टी के सारे लीडर्स को वो आमंत्रण देते हैं। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ सेक्रेसी। अभी जो चीफ मिनिस्टर और दूसरे मंत्रिमंडल होते हैं ना, उसको शपथ विधि लेने का काम जो होता है ना, वो गवर्नर के अंडर में होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो वफादारी से काम करेंगे। साथ ही साथ जो गुप्तता होती है, जो सीक्रेट्स होते हैं, उसके लिए उनको शपथ लेनी होती है, जो गवर्नर उनके अंडर में जो चीफ मिनिस्टर एंड चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, उसको लेने देते हैं।
तीसरा है कॉज द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेशन एंड आल्सो अनाउंस इट्स अजोर्नमेंट, यानी कि जो विधानसभा जो बैठक होती है ना विधानसभा की, उसको वो हैंडल कर सकते हैं, उसको वो क्रिएट कर सकते हैं कि भाई इस दिन हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ये सेशन होगा, और उसको फिर पोस्टपोन कर सकते हैं या तो फिर उसको स्किप भी वो कर सकते हैं, यानी कि वो चाहे तो वो विधानसभा की बैठक कर सकते हैं, अगर वो ना चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। चौथा है एवरी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर हैज़ टू रिसीव द गवर्नर्स असेंट, हाउएवर मनी बिल्स रिक्वायर हिज प्रायर अप्रूवल। अभी विधानसभा में कोई भी बिल पास होता है ना, बिल यानी कि अगर किसी का कोई कायदा बनाना है ना, तो उसके पहले वो बनता है बिल, ठीक है। और बिल के ऊपर बहुत दिनों तक, बहुत समय तक सारी जो पार्टीज होती है ना, सारी जगह पे उसके ऊपर डिस्कशन होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, तब तक वो बिल रहता है, उसके बाद वो बनता है कायदा। तो ये जो बिल होता है ना, वो पास होता है ना विधानसभा में, तो सीधा जाता है गवर्नर के पास, और साथ ही साथ जो मनी बिल्स होते हैं यानी कि नाणाकीय बिल जो होता है ना, उसके लिए भी गवर्नर का अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि वो पहले उनकी पूर्वा मंजूरी जो होती है ना, वो गवर्नर की होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है अ बिल undergoes three regarding in the legislative assembly before it is passed. Following this it is sent to the governor before it become a law. अभी वो कोई भी कायदा राज्य में बनने से पहले, कोई भी कायदा जो होता है ना, वो एक बिल होता है, लेकिन वो राज्य में वो 3 बार पढ़ा जाता है। 3 बार पढ़ने के बाद फिर जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनकी स्पीकर होते हैं, उनकी साइन होती है, और उसके बाद राज्यपाल जो होते हैं ना, उसकी बहुमति के लिए ये उनके पास बिल जो होता है वो साइन किया जाता है, और वो मंजूरी दे देते हैं, वो परमिशन दे देते हैं, उसके बाद वो बनता है कायदा। नेक्स्ट है द बिल इज नॉट साइन बाय द गवर्नर एंड इज सेंट बैक टू द विधानसभा विथ हिज सजेशन, देन द एमएलए हैव टू डिबेट ऑन हिज सजेशन। अभी आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो विधानसभा या तो फिर संसद होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे कुछ वुडन बेंच होती है, वहाँ पे लाइक फाइट जैसा कर रहे हो ऐसा लगता है, लेकिन वो एक डिबेट होता है। डिबेट होना, डिबेट कैसे होता है, 2 ओपोजिशंस पार्टी होती है, एक रूलिंग पार्टी, दूसरा ओपोजिशंस पार्टी, एक प्लस पॉइंट के बारे में बात करता है, एक माइनस पॉइंट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा डिस्कशन होता है। तो वो क्यों होता है, तो जब कोई कायदा, जब कोई बिल होता है, उसके ऊपर गवर्नर साइन नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। तो अगर गवर्नर की साइन नहीं होती है ना, तो सारे लोगों को समझ जाना चाहिए होता है, वहाँ पे विधानसभा के जो सारे एमएलएज होते हैं, जो सारा नेता होता है, उनको समझ जाना चाहिए होता है कि भाई ये ठीक नहीं है। तो उसके ऊपर विधानसभा में फिर से एक बैठक होती है, फिर सजेशन होता है, सजेशन में एक डिबेट होता है ना, डिबेट जैसा हो जाता है, सब अपने अपनी राय रखते हैं, तो वो कुछ फाइट जैसा होता है ना, ऐसा हमें दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअली में फाइट नहीं होती है, वो होता है डिबेट। उसके बाद है इन एन इमरजेंसी द गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डर्स कॉल ऑर्डिनेंसेस। अभी कुछ ऐसी इमीडिएट काम कुछ करने होते हैं, तो वो वट हुक्म, ठीक है। ऑर्डिनेंसेस को क्या बोलते हैं, वट हुक्म। वट हुक्म यानी कि कोई भी नया कायदा होता है, कोई भी नया सूचन होता है, कोई भी नई लाइक किसी को ऑर्डर देना होता है जो कि इमीडिएटली होता है, इमरजेंसी में होता है, तो गवर्नर वो इश्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको सारे लोगों की राय चाहिए होती है, उसको सबकी परमिशन चाहिए होती है, वो ये वट हुक्म यानी कि ऑर्डिनेंसेस बाहर पार सकते हैं। उसके बाद है अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ऑल कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट। यहाँ पे अभी जो सारे जो जज होते हैं ना, वो अदालत में न्यायाधीशों की निमणूक करते हैं, जो कि राज्यपाल के हिसाब से होती है, गवर्नर के हिसाब से होती है। साथ ही साथ लास्ट वाला इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे स्टेट की पूरी कार्यवाही होती है ना, कि कौन कौन से काम होने वाले हैं, कौन कौन से काम हुए, ये सारे काम की खबर वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं, गवर्नर पहुंचाते। तो अभी तक हमने जो कुछ भी लर्न किया ना, उसमें ये जो गवर्नर के बारे में लर्न किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये सारे फंक्शंस आपको समझ लेने हैं, ओके, और इसको याद भी कर लेने हैं। अब यहाँ तक हमें आज ही इतनी पढ़ाई करनी है, आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वंदे मातरम।